हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल हमने आपको फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे, कुछ सार बताया था, जिसमें हमने कूलॉम के सदिश स्वरूप तक आपके लिए डिफाइन किया था। अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमारा अगला जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र बेसिकली होता क्या है, देखिएगा। हमने पढ़ा था कि दो चार्ज आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब जब बल लगाएंगे तो उनका एक क्षेत्र भी होगा कि कहाँ तक वो हो सकता है। अगर हम उन्हें एक अनंत दूरी पर रख दें तो उन पर एक दूसरे पर बल ना लगा पाए, या किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर भी रख दें तो बल बहुत क्षीण हो जाए। तो उस बल को कम होने या ज़्यादा होने का तात्पर्य इस बात से है कि हर एक चार्ज का अपने आसपास एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, जिसमें वो दूसरे किसी आवेश पर या आवेशित वस्तु पर बल लगाता है। उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश किसी अन्य आवेश पर बल लगाता है, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ कितना क्षेत्र है, कहाँ कितना कम क्षेत्र है, किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको पता लगाने के हमें देखना पड़ेगा कि किधर हमारा क्षेत्र है, किस दिशा में है, कितना है। तो उसको हम दर्शाने के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से निरूपित करते हैं वैद्युत क्षेत्र को। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा एवं उसके परिमाण को व्यक्त करती है। परिमाण से मतलब यह नहीं बताएगी कि कितना है, किंतु ये बता देगी कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
और वीक है, मतलब उस स्थान पर कितना ज़्यादा कमज़ोर वैद्युत क्षेत्र है अथवा स्ट्रॉन्ग वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली, जैसे हमारा एक तो हम ये याद रखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक से ऋणात्मक की दिशा में होती हैं, अर्थात हम प्लस से सदैव बाहर को निकलते हुए वैद्युत बल रेखाओं को दर्शाएंगे, और यदि हमारा माइनस चार्ज है तो उसमें हम भीतर की ओर दर्शाएंगे। ये जरूरी नहीं कि 4 हो या 5 हो, ये बल रेखाएं कितनी भी हो सकती हैं, और किसी भी तल से जब स्टार्ट होंगी, किसी भी चार्ज से जब स्टार्ट होंगी तो हम उस समय उसके लंबवत स्टार्ट होंगी। मान लीजिए ये तो बिंदु है, तो अगर ये दोनों चार्ज दो चार्ज हैं, प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, दोनों आपस में एक दूसरे के पास रखे हैं, तो जो बल रेखाएं होंगी कुछ इस तरह से होंगी। और नेगेटिव की हमेशा अंदर की तरफ रहती हैं, जितनी भी बल रेखाएं होंगी वो अंदर की तरफ रहेंगी। ठीक है, यदि तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो सदैव एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, तो इसकी बल रेखा कभी भी इस तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर पहुंच गई तो एक दूसरे को रिपल्स कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कुछ इस तरह से हम इनकी बल रेखाओं को दर्शा सकते हैं। बाकी इधर भी होंगी, लेकिन कुछ बल रेखाओं को इस तरह से दर्शाएंगे, और बीच में इनके हम एक ऐसा स्थान पाएंगे जहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, उसी के कारण एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो ये कुछ वैद्युत बल रेखाओं का कंसेप्ट हो गया, इनके बारे में कुछ याद रखेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ गुण होते हैं इसके, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ये बात याद रखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव पॉजिटिव आवेश से आरंभ होती हैं तथा नेगेटिव आवेश पर एंड होती हैं, अर्थात वैद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। दूसरी बात याद रखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? यदि ऐसा संभव होगा तो किसी भी कटान बिंदु पर, यानी कि जहाँ वो एक दूसरे को काटेंगी उस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के दो दिशाएं होंगी।
जो कि किसी भी सदिश राशि के लिए असंभव है। अर्थात कोई भी अगर हमारी सदिश राशि है तो उसकी एक ही दिशा होती है। यानी कि अगर हमारी कोई दो रेखाओं से निरूपित हो रही है वैद्युत क्षेत्र और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस बिंदु पर हमारे दो दिशाएं हुई, एक ये और एक ये। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, ये गलत है। अर्थात कभी भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इनका एक और गुण होता है कि जिस स्थानों पर रेखाएं जिन स्थानों पर रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होता है, और जिन स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र कमजोर होता है, वीक होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम ये पता लगाएंगे किसी पर्टिकुलर, अभी तक हमने ये पता लगाया कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, कि कोई चार्ज है तो उसके आसपास जो क्षेत्र होगा, जिससे वो किसी अन्य चार्ज, अगर कोई दूसरा चार्ज इसके पास लेकर आएंगे तो उसको उस पर ये बल लगाएगा तो पता चलेगा कि कहाँ कितना बल लग रहा है। तो क्षेत्र के कारण होगा कि उसके किसी भी चार्ज के आसपास उसका वैद्युत क्षेत्र रहता है। पता कैसे लगेगा कि किसी चार्ज को लेकर आएंगे तो वो उस पर बल लगाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यह बताएगी कि इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, जिसे हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखिए, यदि हमारे पास कोई चार्ज है Q, उस चार्ज के आसपास उसकी क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। मान लीजिए हमने इसके आसपास कोई चार्ज Q नोट रख दिया। Q नोट ऐसा चार्ज है जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र बहुत कम है, अल्प आवेश है। ये अल्प आवेश, परीक्षण आवेश को बोल सकते हैं, अल्प आवेश है। तो जब हम इसको इस आवेश के Q आवेश के पास लेके आएंगे तो ये बताएगा कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। अगर मान लीजिए ये भी प्लस है, हमेशा धन परीक्षण आवेश ही रखा जाता है। परीक्षण आवेश को अल्प आवेश वाला और धन ही लिया जाता है। तो जब या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल व परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि कोई हमारे पास Q नोट आवेश है
और वो किसी पॉइंट पर रखा है क्यू नॉट आवेश, तो इस पर अगर एफ बल लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, और ये जो ई है वो एक सदिश राशि है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वैद्युत क्षेत्र ये बताता है कि किसी भी पॉइंट पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम उसका परिमाण निकाल लें तो वही हो जाती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके आगे हम ये भी निकाल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो अगर हम यहाँ देखें तो एस आई मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अन्य मात्रक भी इसके होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बोल्ट पर मीटर भी होता है, लेकिन फिलहाल न्यूटन प्रति कूलाम। और वैद्युत क्षेत्र की यदि हम विमा देखें तो विमा कितनी होगी, हमारे एन की न्यूटन की विमा कितनी होती है, एम एल टी माइनस 2 अपॉन कूलाम की होती है, याद रखेंगे 80। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारी आ जाती है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की विमा होती है। 11वीं क्लास में हमने बताया भी था कि जो विमा है उसको याद रखना उतना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ हमें मेन विमा याद होनी चाहिए ताकि हम नई नई विमाओं की खोज कर सकें। सिर्फ 4 पैरामीटर्स विमा के याद रखें, एम एल टी ए और थीटा, ये कुल मिलाकर 5 हैं। अब हमारा ये कम आएगा थीटा, बाकी ये 4 यूज होंगे, एम द्रव्यमान का, एल लंबाई का, टी समय का और ए धारा का, एम्पियर। अब एक क्वेश्चन उठता है कि वैद्युत क्षेत्र आया कहाँ से। मान लीजिए हमने कोई क्यू नॉट आवेश रखा तो अचानक से इस पर ऐसे बल लगने क्यों लगा। तो ये कोई मैजिक नहीं होता है कि बल लगने लगा, कहीं भी हम अगर क्यू नॉट को रख दें तो उस पर बल लगेगा, ऐसा कभी नहीं होता। उस पर बल तभी लगेगा जब एक क्यू नॉट किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो। और ये वैद्युत क्षेत्र कहाँ से पैदा होगा, उसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र हमारा तब लगेगा, वैद्युत क्षेत्र किसी भी स्थान पर हमारा तब होगा जब कोई क्यू चार्ज उसके आसपास हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर चार्ज पॉजिटिव के कारण है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, यानी कि पॉजिटिव से हमेशा दूर। इस पॉइंट पर देखेंगे तो इधर होगी, इस पॉइंट पर देखेंगे तो इधर होगी, इस पॉइंट पर देखेंगे तो इधर होगी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होगी। और अगर वही नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी दिशा नेगेटिव चार्ज की ओर होगी, अपनी ओर उसको खींचने लगेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि उस आवेश की, जिस आवेश की हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने क्यू नॉट को मतलब जिस पर बल लग रहा उसको डिफाइन किया। अब हम उस आवेश को डिफाइन करेंगे, उस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करेंगे जिसके कारण वो खुद पैदा हो रही है, खुद उत्पन्न हुई है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश में अंतर है। बिंदु आवेश हम उस चार्ज को कह रहे हैं जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पैदा हो रही है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अभी मैंने आज जैसे आपको बताया कि हम एक बिंदु आवेश लेंगे Q, जिसके कारण हमें इस बिंदु P, कोई भी बिंदु P मान लेते हैं, इस बिंदु P पर, इस बिंदु को O मान लेते हैं, O मान लीजिए, Q मान लीजिए, आपके हाथ में है। इस बिंदु O पर रखे Q के कारण इस बिंदु P पर हमें ये निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना है यहाँ पर। लेकिन वैद्युत क्षेत्र का हम ऐसे पता लगा नहीं सकते। कैसे पता लगेगा, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है
कि जब तक आप किसी क्यू नोट आवेश को इस बिंदु पर नहीं रखेंगे, क्यू नोट आवेश को इस बिंदु पर नहीं रखेंगे और ये नहीं पता चलेगा कि उस बिंदु आवेश पर लगने वाला बल F है कितना, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर तीव्रता कितनी है। तो हमने क्या किया, इस Q बिंदु आवेश से R दूरी पर एक पॉइंट था P, उस P पॉइंट पर हमने एक क्यू नोट आवेश को पुट कर दिया, रख दिया, और फिर ये पता लगाने की कोशिश की कि यहाँ पर इस क्यू नोट आवेश पर कितना बल है। अब जब बल पता चलेगा तो ये भी पता चल जाएगा कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लैंग्वेज हमें लिखनी होती है कि हमने क्या माना है, वो मैं 11th क्लास से आप सबको बताता आ रहा हूँ कि जो हम सपोज करते हैं वही हमें यहाँ लिखना होता है कि भाई माना कि भाई हमारे पास आवेश Q है, अब कोई उससे R दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किंतु वहाँ पर हमें कोई चार्ज Q नोट यानी परीक्षण चार्ज Q नोट रखा है, जिस पर हमें ये भी ज्ञात करना है कि बल कितना है। जब बल ज्ञात करेंगे तभी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। तो ये सब बातें आपको स्वयं लिखनी है, अपनी नोटबुक से लिखिए या अपना जो है अपने विवेक से लिखिए, क्योंकि मैं इतना सब कुछ लिखूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और वैसे भी ये सब मैं नहीं कराता हूँ, ये आपको ही करना होगा, ठीक है। तो ये तो आपका विवेक है कैसे आप कर पाते हैं। तो मान लीजिए ये मान लिया हमने कि एक किसी ऐसे माध्यम में रखा है, कल हमने माध्यम की बात की थी, जो कि किसी मतलब जिसका परावर्तनांक k है। यदि k है, हमेशा हम k को मान के चलेंगे, बाद में हम निर्वात या वायु उसको मान लेते हैं, एक रख देते हैं, तो याद रखेंगे क्या था ये परावर्तनांक। तो परावर्तनांक होता माध्यम का, कि किस माध्यम में ये हमारे दोनों चार्ज रखे हुए हैं, उससे इफेक्ट पड़ता है F पर। किसी परावर्तनांक पे रखे होता है F कम लगता है, और यदि किसी वायु या निर्वात में होगा तो F का मान, बल का मान उतना ही थोड़ा अधिक होता है। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम अनुसार Q नोट पर Q के कारण लगाया गया बल F बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K इंटू क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि हम यही तो पता लगाएंगे कि Q कितना F पर बल लगा रहा है, तभी तो ये पता चलेगा कि Q का इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, किसके कारण, Q के कारण। परीक्षण आवेश क्यों माना है, क्योंकि अगर आप परीक्षण आवेश नहीं मानेंगे, कोई अन्य आवेश इसी की तरह मान लेंगे, तो उसका खुद भी एक विद्युत क्षेत्र होगा, जिससे कि हमें ये पूरी गणना करने में थोड़ी कठिनाई होगी। हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ नहीं मान सकते हैं, यहाँ कोई भी चार्ज मान सकते हैं, लेकिन चार्ज हमने जानबूझकर इसलिए नहीं माना है ताकि हमें कठिनाई ना हो, हमें एग्जैक्ट मान Q का ही पता चले, Q नोट उसमें इन्वॉल्व ना हो। यहाँ अगर कोई दूसरा चार्ज मान लेंगे परीक्षण आवेश की जगह, तो ये Q उस पर अपना मतलब वो Q भी इस पर अपना इफेक्ट दिखाएगा इस पॉइंट पर। तो हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंट पर ये चार्ज कोई इफेक्ट ना दिखाए, केवल जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो वो केवल इस चार्ज के कारण हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर धन परीक्षण आवेश माना है। अब F बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K इंटू क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। किंतु बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किससे, उसकी परिभाषा क्या कहती है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र उतना होगा जितना Q नोट अपने ऊपर एक बल जो उस पर बल आरोपित कर रहा है Q, उस बल और उसके खुद के अनुपात के बराबर होगा। तो E बराबर हो गया आपका F/Q नोट। F का मान रख दीजिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K इंटू
क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में आ गया आपका क्यू नोट, तो बराबर में आपका क्यू नोट कट जाएगा, क्यू नोट से क्यू नोट फिनिश, तो E इज इक्वल टू आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी दूरी पर, किसी आर दूरी पर हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है। अब यदि हम यदि यह निकाय, निकाय कहते हैं सिस्टम को, यदि यह निकाय निर्वात या वायु में रखा हो तो K बराबर होता है 1। याद रखेंगे कि K धातु के लिए, अगर हमारा धातु है तो K का मान इन्फिनिटी होता है। कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है, लेकिन वायु और निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा किसी बिंदु पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो खत्म हो गया, 1/r स्क्वायर हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी चार्ज हमारे पास कभी भी होगा और उससे हम आर दूरी पर, अब हम आर दूरी पर बिना क्यू नोट के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो इतना होगा। ठीक है, अब हमें क्यू नोट रखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम फॉर्मूला ईजाद कर चुके हैं, पैदा कर चुके हैं, उत्पन्न कर चुके हैं। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि किसी भी आवेश, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव है तो इस दिशा में होगा, नेगेटिव होगा तो इस दिशा में होगा। मतलब ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव से सदैव दूर की तरफ होता है, नेगेटिव से सदैव उसकी ही ओर होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, याद रखने की कोशिश करेंगे तो याद भी रहेंगी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को 1-2 बार देखना है, जितनी बार समझ में आए उतनी बार उसको देखते रहें। एक बात और याद रखनी है कि किसी भी बिंदु पर यदि वो वैद्युत क्षेत्र में है, किसी ई वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश Q है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर Q E होता है। ये उसी फॉर्मूले से आया, E बराबर F/Q से। किसी भी ई क्षेत्र में कोई बिंदु चार्ज है Q तो उस पर लगने वाला बल होगा F बराबर QE, इतना चार्ज होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब हम एक एग्जाम्पल भी इसका ले लेते हैं। ठीक है, कि यदि किसी बिंदु पर कोई आवेश 2 कूलाम है तो उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा कि भाई हमारे पास आवेश कितना दे दिया, 2 कूलाम। ठीक है, माइक्रो कूलाम भी दे सकते हैं, पिको कूलाम भी दे सकते हैं। और आर जो दे दी दूरी 10 सेंटीमीटर दी है, इसको हम बनाएंगे 10 × 10⁻² मीटर, यानी कि 10⁻1 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर। तब हमारा जो E हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लगाना नहीं है, वायु में माना गया है। ज़्यादातर वायु में, अगर किसी क्षेत्र में किसी परावैद्युतांक माध्यम में देंगे तो के का मान दिया जाएगा आपको। जैसे जल का 80 दे देते हैं, जल के लिए जो के का मान होता है वो 80 होता है, अलग अलग के लिए होता है। ठीक है, Q/r², इसका जो मान है हमने देखा था 9 × 10⁹ होता है, गुणा Q 2 कूलाम होता है,
इलेक्ट्रो कूलम दिया है, और आर का मान 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लगेगा, तो 9 दूना 18 गुणा 10⁻⁻9 प्लस 9, और 0.1 हो गया 0.01, ये भी ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ई की वैल्यू हमारी प्राप्त होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये हमारा 3-4 चैप्टर तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है रुका हुआ आवेश, यानी कि अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ रुके हुए आवेश की कर रहे हैं। अभी हमारे इसमें करंट का कोई भी योगदान नहीं है, अभी हमने करंट को नहीं पढ़ा है। अभी हम 3-4 चैप्टर करंट को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि करंट हमारी तभी पैदा होती है, धारा हमारी तभी पैदा होती है, उत्पन्न होती है, जो हमें 10th क्लास में बताया गया था, जब हमारा इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अभी हमारा इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे हैं, अभी हमारा आवेश रुका हुआ है, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत, यानी कि स्थिर वैद्युत की हम पढ़ रहे हैं। स्थिर मतलब स्थिर आवेश को पढ़ रहे हैं। अभी हमने ई पढ़ लिया, वैद्युत क्षेत्र। अभी हम वी पढ़ेंगे, जो हम 10 में पढ़ रखा है, विभवांतर। अभी हमें सी पढ़ना है, कैपेसिटी, धारिता। जब आएगी तब पता चलेगा, लेकिन ये सब हमें कहाँ पढ़ना है? रुके हुए आवेश के कारण, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही बहुत है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।